हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए हम लोग सिंप्लेक्स टेबल देख रहे थे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा अपना उसमें मेहनत किए होंगे तो आपको वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी ज़रूर है बट आपको प्रैक्टिस करना है उसको। एग्ज़ाम में कुछ उसके इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। और सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर हमको कैसे करना है वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करेंगे जिसमें हम लोग सिंप्लेक्स को अपना लास्ट चॉइस भी रखते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। बट अभी आप उसको देखने और सीखने का कोशिश कीजिए, ओके। आइए हम लोग इसका जो प्रोसेस जो हम लोग किए थे ना, उसका हम लोग कंप्यूटेशनल जो प्रोसीड्यूर होता है, ठीक है, जो प्रोसीजर होता है इसका कि किस तरीके से इसको किया जाता है, तो इस कंप्यूटेशनल प्रोसीजर को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लेक्स टेबल का जो प्रोसीजर है उसको आइए देखते हैं, ठीक है। सिंप्लेक्स टेबल का देखिए, स्टेप 1 में आपको ये करना होता है कि अगर प्रॉब्लम आपका मिनिमाइजेशन में है तो कन्वर्ट इनटू द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो आपको उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। वो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसे जो वैल्यू है x1 x2 xn का जो भी डिसीजन वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर वो मिनिमाइज फंक्शन आपको ऐसा दिया हुआ है z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 cn xn, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप उसको क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा मैक्सिमाइज द फंक्शन, ठीक है। नया फंक्शन ले लीजिएगा z डैश और इसको कर दीजिएगा माइनस, तो माइनस z करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब पे आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है। तब आपका ये हो गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यानी अब हम लोग इस z डैश को लेके चलेंगे और इसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो जब z डैश का निकल जाएगा तो फाइनली आपका जो z का वैल्यू है वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का टेक्निक होगा। हाँ, तो याद रखिए कि जो स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है इसका सिंप्लेक्स टेबल का, वो क्या है कि जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में है तब तो ठीक है, अगर मिनिमाइजेशन में होगा तो आप माइनस लगा करके उसको क्वेश्चन को चेंज कर दीजिएगा। तो अगर आपको z को मिनिमाइज करना था क्वेश्चन में, ठीक है, यानी इसका अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो अब उसके करस्पॉन्डिंग जो z डैश है उसका क्या निकलेगा, उसका आपका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। क्लियर है, ठीक है। दस इन प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन वी मैक्सिमाइज द फंक्शन z डैश इक्वल टू माइनस z, ठीक है, ओके। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। क्लियर है। स्टेप 2 देखिए क्या है, स्टेप 2 ये है कि मेक ऑल बी आईज पॉजिटिव फॉर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट जो हमारा दिया हुआ रहता है, ठीक है, ए एक्स लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक। तो देखिए चाहे लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, कांस्टेंट कोई भी फॉर्म में हो सकता है या इक्वल टू के फॉर्म में हो, ठीक है। हमको ये मतलब कि यहाँ पे ये देख लेना है, कंफर्म कर लेना है कि जो आपका बी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। जनरली पॉजिटिव ही रहता है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप उसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाते जाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए ये क्वेश्चन देखिए, हाँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जब भी आपका कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है तो b क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, ये सारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। और अगर निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, जैसे निगेटिव भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, आपको हम करके बता देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कहीं पे इस तरह का है कि 2x1 है प्लस x2 लेस देन इक्वल टू -3 है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये जो निगेटिव वाला है इसको आपको पॉजिटिव करना है, तो माइनस को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस x2 हो जाएगा। और आपको पता है कि माइनस से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज कर जाता है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अभी आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो बी है, जो राइट हैंड साइड वाला आपका वैल्यू है, उसको आपको पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया बात आपको। तो इस तरीके से अगर होगा तो जनरली पॉजिटिव दिया रहता है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो निगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेप 3 देखिए क्या बोलता है, इंट्रोड्यूस सेलेक्ट
आपको पता है कि सेलेक्ट अगर ऐसा साइन है तो सेलेक्ट वेरिएबल डालेंगे, बता चुका हूँ मैं, और अगर ऐसा साइन है तो सरप्लस वेरिएबल डालेंगे, जो भी ज़रूरत होगा वो, ठीक है। नंबर 4, टू फाइंड इनिशियल BFS यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये भी आपको हम बता चुके हैं, ये कैसे निकालते हैं। तो डिसीजन वेरिएबल को जनरली 0 कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो न्यू आपका इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबल है उसका वैल्यू मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल BFS बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको फाइंड कर लेना है। या ये क्या होता है, ये होता है नॉन निगेटिव वैल्यू, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। टू रिक्वायर इफ़ रिक्वायर यूज़ आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये हम लोग देखेंगे, हम लोग को पढ़ना है एक क्या है, टू फेज़ मेथड। तो टू फेज़ मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ होता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 5 में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग जो सिंप्लेक्स टेबल है वो बनाइए, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल हमारा कैसे बनता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जो है स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल बना लेंगे, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, स्टेप 6 में टेस्ट द स्टार्टिंग BFS फॉर ऑप्टिमलिटी। तो जब आप सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा J = CJ माइनस CBYJ का वैल्यू निकालते हैं। ये आपको हम पीछे क्वेश्चन में बताए थे। ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, यानी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और उसका सम है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा J = क्या, CJ माइनस सिग्मा CBYJ, ठीक है। ये स्मॉल में लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे तो सिग्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, कैपिटल है सारा ही वेक्टर, तो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है जो जनरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे सिग्मा लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे सिग्मा अगर नहीं रहेगा तो ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये डेल्टा J का वैल्यू निकालते हैं फॉर ईच ऑफ द नॉन बेसिक वेरिएबल, ये आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ है, ओके। नोट दैट डेल्टा J फॉर बेसिक वेरिएबल आर 0, ठीक है। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि जो बेसिक वेरिएबल है, ठीक है, जो भी मेरा इंट्रोड्यूसिंग सेलेक्ट वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका क्या है, उसका सॉरी जो भी नॉन बेसिक वेरिएबल है, ठीक है, यानी जो भी आपका पहले से जो वेरिएबल आपको गिवन है उसका हम लोग देखते हैं कि जनरली जो डेल्टा J है वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अब देखिए क्या क्या केसेस आता है। पहला तो ये आता है कि अगर सारा डेल्टा J आपका <= 0 हो जाता है फॉर ईच J, ठीक है, यानी सारे ही डेल्टा अगर आपके निगेटिव या 0 हो जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्टिमल हो गया। अब आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि ठीक है, कि आपका जो जितना भी डेल्टा J है, ठीक है, इफ़ नॉन ऑफ डेल्टा J इज़ पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा होता है मेरा कि कोई भी डेल्टा J मेरा क्या है, पॉजिटिव नहीं है, बट एनी 0, लेकिन कुछ 0 है। जैसे मान लीजिए आप डेल्टा J निकाल रहे हैं तो उसमें 0 भी आया है और आपका क्या आया है, निगेटिव भी आया है, ठीक है। लिखा है नॉन ऑफ डेल्टा J इज़ पॉजिटिव, यानी कोई पॉजिटिव तो नहीं है, ठीक है, ओके, क्लियर है। और कुछ आपका लेकिन 0 है, तो ये ऑप्टिमल का केस है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें ये बात जानना पड़ेगा कि इसमें Z का कोई और वैल्यू भी मिल सकता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जो सिंप्लेक्स टेबल से काम कर रहे हैं तो ये एक तरह का मेथड है, ठीक है। और भी बहुत सारा मेथड होता है जिससे कि आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका कन्फर्म मैक्सिमम कब होगा या मिनिमम कब होगा, जब सारा डेल्टा J आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ आपका निगेटिव है या कुछ आपका उसमें 0 है, ठीक है, तो ये ऑप्टिमल तो है, यानी कि ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम को कंफर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें, जैसे आपका Z का वैल्यू मान लीजिए आया है 360, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग में आपको वेरिएबल मिला है, तो याद रखिए कि वैल्यू तो आपको हमेशा यही मिलेगा, क्योंकि ऑप्टिमल हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि यही इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जो सेट है ना वेरिएबल का, वो आपको डिफरेंट भी मिल सकता है, कुछ डिफरेंट केसेस के साथ, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसको आप याद रखिए, ठीक है।
क्या बोलता है, अब ये देखिए यहाँ पर कि अगर डेल्टा जे अगर निगेटिव हो गया, सिर्फ जीरो नहीं हुआ, तब ये क्या है, ये यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो इधर याद रखिएगा, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम का मिल जाना, ठीक है। तो ऑप्टिमल का मतलब ये है कि मैक्सिमम या मिनिमम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऑप्टिमल का मतलब क्या हो गया कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम कन्फर्म हो गया है, ठीक है। बट ये यूनिक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, यानी जेड का वैल्यू आपको जो है 360 मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको जिस सेट के लिए भी मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि x का मान आपका आया है 30 x1 का, और x2 का आया है 20, तो ज़रूरी नहीं है कि यही सेट आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपको कोई दूसरा सेट मिले जिसमें आपको x1 40 हो और x2 आपका 10 हो, ठीक है, तो ये भी मिल सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब क्या होगा कि उसी वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही सेट मिलेगा। तो यूनिक सिंप्लेक्स आपको यूनिक कन्फर्मेशन कब देता है, जब सारे ही डेल्टा जे आपके निगेटिव हो, जीरो ना हो, ठीक है। इसलिए कि निगेटिव के साथ अगर जीरो हो जाएगा तो वो ऑप्टिमल का केस है, लेकिन उसको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कैसा ऑप्टिमल का केस है। ये केस है कि आपको जेड के एक ही वैल्यू के लिए, सेम वैल्यू के लिए अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर डेल्टा जे सिर्फ निगेटिव है तो क्या होगा, ये ऑप्टिमल केस है, लेकिन इसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी जो भी सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, ठीक है। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते थे ना, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा इस केस में, ठीक है। नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ़ वन और मोर डेल्टा जे इज़ पॉजिटिव। कुछ डेल्टा जे अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो इस केस में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी आप सॉल्यूशन तो आप निकाल लिए, लेकिन वो कन्फर्म मैक्सिमम मिनिमम है, ये आप कन्फर्म नहीं कर सकते, ठीक है। दोस्तों, इफ़ सॉल्यूशन टेस्ट इज़ नॉट ऑप्टिमल वी मस्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अगर डेल्टा जे पॉजिटिव रहता है तो आपको पता है कि पॉजिटिव रहेगा तो जो सबसे बड़ा होगा वो इंटर करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग एक्स बी बटा का वाई जे वेक्टर निकालेंगे, उसमें जो मिनिमम होगा वो आउटगोइंग होगा, दोनों का इंटरसेक्शन को की एलिमेंट बोलते हैं। ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा जे all the elements in the column yj are negative or zero then the solution under test will be unbounded। ये भी याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई डेल्टा जे पॉजिटिव मिला और आप उसको क्या किए, इंटर करा दिए कि वो भाई इंटरिंग वेक्टर है, यानी वो इन करेगा। इन तो कर गया, लेकिन जो उसका वेक्टर है अंदर में उसका सारा एलिमेंट निगेटिव है या तो जीरो है, तो अब आप कैसे काम करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे आप, तो इसलिए ये अनबाउंडेड केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, if the value of at least one artificial variable appearing in the basic is non-zero and the optimality condition is satisfied then we shall say that problem has no feasible solution। आर्टिफिशियल अभी आपको देखना बाकी है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल के केस में बताया जा रहा है कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने एग्जिस्ट कराया है, ठीक है, और कोई एक आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हो जा रहा है, ठीक है, बेसिक में नॉन जीरो है, ओके, बेसिक में आ जा रहा है, वो नॉन जीरो बेसिक में आ जा रहा है, तो ऐसे केस में जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है वो आपका क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, लेकिन ऐसे केस में हम लोग कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप डील करेंगे तो वहाँ से ये क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए इनकमिंग वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इनकमिंग वेक्टर, या सिंपली आप बोल सकते हैं जो वेक्टर इन करेगा या जो इंटर करेगा, इन करेगा या तो इंटर करेगा, वो वेक्टर कौन होता है, तो जिस डेल्टा जे का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके करस्पॉन्डिंग में जो वेक्टर होता है वो इन करता है, ये आपको मैंने बताया है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जिट कौन करता है, यानी आउट कौन होता है, तो जब हमारा जैसे मान लीजिए डेल्टा जे मेरा मैक्सिमम है तो इस जे के करस्पॉन्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक्स बी बटा का वाई जे का वैल्यू निकालते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आप निकालते हैं तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू आता है वो क्या होता है, वो आपका एग्जिट करने वाला होता है, ठीक है ना, पता है। अच्छा, अब ये मैक्सिमम आप जो इन कर रहा है वो पता चल गया आपको, ये इन कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, और जो आउट कर रहा है वो भी आपको पता चल गया कि ये आउट कर रहा है, ठीक है, ये इन कर रहा है, ये आउट कर रहा है, ये आप कंफर्म हो गए। तो अब जो इंटरसेक्टिंग वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट, ठीक है ना, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है।
की एलिमेंट। ठीक है, तो की एलिमेंट क्या होता है, तो उसको हम लोग ऐसे बॉक्स से घेर कर दिखाते हैं। ये होता है इंटरसेक्टिंग वैल्यू ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन का डीलिंग करना, तो आइए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, करते हैं कैसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। आपको एक होमवर्क दिया था, उम्मीद है वो आपसे हो गया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ ये सिंपल क्वेश्चन भी है, तो उसको आइए देख लेते हैं कि सिंपल क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास। ओके, 13-14 में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि आपको मिनिमाइज करना है। देखिए, सोल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, क्वेश्चन मिनिमाइज के फॉर्म में है। z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7, माइनस 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 12, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे सारा ही पॉजिटिव है। तो पहले तो स्टेप 1 देखते हैं कि ये मिनिमाइज के फॉर्म में है, तो इसको आप क्या कीजिए, मैक्सिमाइज कर लीजिए। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड डैश लिख दे रहे हैं। तो जब जेड डैश करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपका दिया हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो माइनस लगा दीजिए। तो माइनस लग गया, तो ये आ गया माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3। ठीक है, अब यहाँ पे सारा b जो है आपका वो पॉजिटिव है, तो सो ऑल डीज या बीज बोलिए। ठीक है, डी से भी डिनोट करते हैं, बी से भी डिनोट करते हैं, तो मतलब ये है कि ये हमारा पॉजिटिव है। ये मैंने यहाँ पे चेक किया है, आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट लिखिएगा मैक्सिमाइज। ठीक है, पॉजिटिव है तो ठीक है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब क्या करेंगे, सारा देखिए लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमको सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो इंट्रोड्यूसिंग सेलेक्ट वेरिएबल्स। ठीक है, सेलेक्ट वेरिएबल चूँकि x1 x2 x3 तक का फिगर यूज़ किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, x4 से हम लोग जो है यहाँ पे सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, x4 से। ओके, तो आइए सेलेक्ट वेरिएबल हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, देखिए, तो देखिए मैंने सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो 3x1 माइनस x2 ये प्लस 2x3 है, ध्यान दीजिएगा, 2x3 प्लस x4। ठीक है, तो x4 मैंने इसमें लगाया है, ध्यान दीजिएगा ना, x3 तक हमारा यूज़ हो गया था, तो हम इसमें क्या यूज़ किए, सेलेक्ट वेरिएबल x4। ठीक है, तो चूँकि 3 है इन इक्वेशन, तो हमको 3 यूज़ करना पड़ेगा, x4 x5 और x6। तो x4 हम यूज़ कर लिए, तो x5 को हम 0 लगा के लिख दिए हैं, x6 को भी हम 0 लगा करके लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 7। नीचे वाला में माइनस 2x1 प्लस 4x2। ठीक है, तो यही था आपका, तो इसमें x3 तो नहीं लगेगा, x4 लगेगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, अच्छा से देखिए, सेकंड वाला को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो सेकंड वाला है उसमें x1 और x2 का यूज हुआ है। ठीक है ना, x4 आप इसमें डाल चुके, इसमें आप x4 ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, इसमें आप x5 यूज करेंगे, है ना। तो x3 इसमें नहीं है, तो आप 0x3 करके लिख सकते हैं। x4 नहीं लगेगा तो 0x4 लिख दीजिए, और x5 आपका लगेगा तो x5 लिख दीजिए। x6 नहीं लगेगा तो 0x6 लिख दीजिए। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये आप जानते हैं, उसी तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से सबसे नीचे वाले को मैंने x6 दिया है। ठीक है, तो x6 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, और बाकी जो है वो 0 के साथ में लिखा हुआ है, 0x4 0x5। ठीक है, क्लियर है। स्टार्टिंग BFS निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग जो BFS है यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि जो भी पुराना वेरिएबल है उसको हम 0 करते हैं। जैसे पुराना वेरिएबल कौन कौन है, x1 x2 x3 जो पहले से दिया हुआ है, तो सबको आप 0 कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको x4 मिल जाएगा 7। इसमें सबको 0 कीजिएगा तो x5 मिल जाएगा 12। इसमें x1 x2 x3 को 0 कीजिएगा तो x6 मिल जाएगा 10। तो स्टार्टिंग जो BFS है वो मिल जाता है हम लोगों को, क्या, x4 इक्वल टू 7, x5 इक्वल टू 12, x6 इक्वल टू 10। ठीक है, जबकि हमने क्या किया, x1 x2 x3 को 0 कर दिया, व्हेन x1 x2 x3 इक्वल टू 0। क्लियर। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पिछले बार जो बनाया था वो एक ही टेबल में बताया था, वो ज़्यादा इजी होता है। इस बार मैं आपको अलग अलग टेबल में करके समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें ना तो इसको एक ही टेबल में कर लीजिएगा। ठीक है,
तो आपको कुछ करना नहीं है, धड़ाधड़ बनाना है, स्टार्ट करना है, कुछ ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, चूँकि ऑलरेडी एक लंबा प्रोसीजर है तो कुछ लिखना नहीं है, बस चल देना है। सो स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल यानी टेबल 1, ठीक है, इसको हम टेबल 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि x4, x5, x6 ये जो स्टार्टिंग BFS है, इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे y4, y5, y6। उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा b के नीचे ये लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर CB क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो जनरली ये 0 होता है, इसलिए कि भाई z के पास तो ये था ही नहीं ना, ये तो हम लोग नया इंट्रोड्यूस किए हैं x4, x5, x6। तो जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपके पास में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास में क्या है देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, देखिए जो सिंपलेक्स टेबल है हमारा वो क्या है, वो है देखिए -x1 + 3x2 - 2x3, यही है, ठीक है। मैक्सिमाइज करने के बाद तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ x1 का, x2 का और x3 का कोएफिशिएंट है, बाकी तो 0 0 0 होगा। तो x4, x5, x6 का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा गया है 0 0 0, ठीक है ना। अच्छा, अब 7, 12, 10 ये आपको पता है कि ये स्टार्टिंग जो हमारा BFS है वो होता है 7, 12, 10, ये कॉलम हो गया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। अच्छा, अब आगे देखें, कुछ करना होता नहीं है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो CJ लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट ना, तो अभी मैंने दिखाया था -1 जो Z का है, Z का कोएफिशिएंट है क्वेश्चन का, वहाँ से ये -1, 3, -2, 0 0 0 लिख दिए, ठीक है, Z का हो गया, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जाके, बार बार आपको दिक्कत ना हो। Z क्या था हमारा, देखिए Z था हमारा, ठीक है, -Z' बल्कि बोल के Z' का काम कर रहे हैं ना मैक्सिमाइज करके, तो ये है -x1 + 3x2 - 2x3 ये है। अब बाकी 0 लगा दीजिए, तो 0x4, 0x5 और 0x6, ठीक है, ऐसे। तो -1 + 3 -2, -1 + 3 -2, 0 0 0, ठीक है, Z का लगा दिए। उसके बाद कुछ करना नहीं है, हमको क्या करना है, एक तरफ से ये जो हम y1 से लेकर y6 तक वेक्टर लिखते हैं, नया वेक्टर, जहाँ y1, y2, y3 आपका डिसीजन के करस्पॉन्डिंग में है, और y4, y5, y6 ये आपका स्टार्टिंग BFS के करस्पॉन्डिंग में होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट ये कॉलम लिखिए, 3, -1, 2, 1, 0 0, पहला जो आपका कांस्टेंट है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख दीजिए, 3, -1, 2, 1, 0 0, ठीक है, लिख दिए। सेकंड वाले का -2, 4, 0 0, 1 0, -2, 4, 0 0, 1 0, -4, 3, 8, 0 0, 1, -4, 3, 8, 0 0, लिख दिया, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हमको डेल्टा J निकालना है। डेल्टा J कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको पता है, CJ - वेक्टर CBYI, यानी CJ देख लीजिए ये -1, ठीक है। तो इस -1 में आपको माइनस करना है नीचे वाला जो एंट्री है उसके नीचे जस्ट, उसका सम निकालना है मल्टीपल करके, किससे, CB के साथ। तो ये मल्टीपल कीजिए, ये 0 × 3 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो चूँकि ये देखिए 0 है, तो आप जब भी कोई भी काम करेंगे तो उसके नीचे का जो एंट्री होगा वो इसी से मल्टीप्लाई होगा, CB से। तो ये तो 0 0 0 है, तो सारा ही 0 0 0 मिलेगा, पूरा प्रोडक्ट का सम। तो डायरेक्ट ऊपर वाला उतार दीजिए, -1 के नीचे -1, 3 के नीचे डेल्टा J का वैल्यू 3, -2 के नीचे -2, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, ठीक है, हो गया। पहला टेबल तो काफ़ी सिंपल होता है। अब देखिए डेल्टा J का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, क्योंकि सारा निगेटिव हुआ नहीं है, बहुत अच्छा रहा ना, लकी रहा, सिर्फ एक ही पॉजिटिव हुआ है। अगर ये भी निगेटिव हो जाता तो यहीं पे हम इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कर देते, ठीक है। तो लेकिन एक पॉजिटिव आया है तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यही एक पॉजिटिव है तो यही मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम है तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर बनेगा, ये इंटर करेगा, ठीक है। तो अब ये इंटर चूँकि करने वाला है तो हम इसका रेशियो निकालेंगे XB के साथ में। तो इधर आ जाइए, फाइंड कीजिए रेशियो XB बटा का ये जो इन किया है y2 वेक्टर, यही इन किया है, ठीक है। तो XB बटा का y2 निकालिए। तो XB आप देख रहे हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, ये XB का कॉलम है। तो 7 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा।
तो निगेटिव को लिखा नहीं जाता है, फिर भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। 12 को 4 से करेंगे तो 3 आएगा, और 10 को 3 से करेंगे तो 10/3 आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? 10/3 तो आपका 3 पॉइंट कुछ होगा, तो सबसे छोटा आपका ये है, ये मिनिमम, ये 3 पॉजिटिव में, ठीक है। निगेटिव तो लेना नहीं होता है, निगेटिव वाला को कंसिडर नहीं करते हैं, तो पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन है? ये है। तो ये आपका हो गया एग्जिट, यानी ये आउट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपका ये पूरा रो आउट हो रहा है, समझ लीजिए ये जो पूरा रो है, ये पूरा रो मेरा क्या हो रहा है? आउट, ठीक है। और यानी कि ये Y50 आपका आउट होने वाला है, आउट, ये आउट हो जाएगा, बाहर जाएगा। और इन कौन करने वाला है? तो ये इसको रिप्लेस करने वाला है, ये Y2 Y3, ये इन करने वाला है, इन, ये इन करेगा, यानी ये कॉलम आपका इन करने वाला है, ठीक है। तो इसमें दो बातें देखेंगे। सबसे पहले ये कि इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है, जो इंटरसेक्शन है इन दोनों इनकमिंग वेक्टर का और आउटगोइंग वेक्टर का, इसका इंटरसेक्शन कौन बन रहा है? ये बीच में आ रहा है 4, ये 4 इनका इंटरसेक्शन बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। ये मैंने आपको बता दिया था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये की एलिमेंट है। तो जो टेबल 2 तैयार होगा वो आपको थोड़ा ध्यान बस वहीं पे देना है, क्योंकि वो टेबल आपने कर लिया तो फिर आप आगे का भी टेबल कर लेंगे और फिर आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चलिए। तो क्या होगा चेंज? सबसे पहले ये चेंज होगा कि नेक्स्ट टेबल में आपका Y50 हट जाएगा, ये दोनों तो नहीं हट रहा है तो ये सेम रहेगा। तो देखिए सेकंड सिंप्लेक्स टेबल अलग से बनाए हैं, ठीक है। Y40 नहीं हटा तो है, Y60 भी नहीं हटा तो है, ये जो आउट हुआ है ये आउट हो गया और इन कर गया Y23, तो इसको हटा के लिख देना है Y23। देख रहे हैं यहाँ पे Y2 लिखा हुआ है, Y2 और 3 आ गया है, ठीक है, Y23। क्लियर है? अच्छा, ये काम हो गया। और कोई काम नहीं करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना पड़ता है हम लोग को? की एलिमेंट को 1 करते हैं। तो पहले की एलिमेंट को 1 कीजिए, यानी ये जो पूरा रो है ना, इस रो को आप किससे करेंगे? 3 से आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ना ये 1 होगा। तो अब आप ऑपरेशन करिए, ठीक है। हम थोड़ा सा रफ भी करके आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाए, ठीक है ना। चलिए इसको 4 से डिवाइड कर दिए, क्या आ जाएगा? 3 - 2/3, ये 4 करेंगे 1, 0 0 ही रहेगा, 1/4 0, देखिए वही आया ना। ये हो गया 3, ये तो रिप्लेस हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हो गया 3, देख रहे हैं, ठीक है। 12/4 3, ये -2/4 यानी -1/2, ठीक है। 4/4 यानी 1, 0 0 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखना अच्छा नहीं लगता है बट हम लिख देते हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो R2 है वो रिप्लेस हो गया है 1/4 R2 से, यानी सारा एलिमेंट आपका 1/4 से डिवाइड किया गया है, ताकि मेरा जो की एलिमेंट, यही ना की एलिमेंट था 4, ये मेरा 1 हो जाए। नेक्स्ट काम फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट काम ये करना है कि जो ये तो चेंज कर गया ना, अब इसके ऊपर और इसके नीचे हमको 0 बनाना है, ठीक है। R1 को ऐसा चेंज करना है कि की के ऊपर 0, R3 को ऐसा करना है कि की के नीचे 0। तो -1 0 कैसे होगा? तो हम लोग नया जो रो आया है उस पर कंसंट्रेट करते हैं, उसी से काम करते हैं। नया जो रो आया है ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे, और जो पुराना रो है वो यहाँ पे -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऑपरेशन करेंगे कि R1 को नए वाले R2 से जोड़ देंगे, तो ये -1 और नया वाला R2 में ये 1, 0, दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जुड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो काम करना है तो वो आप आराम से करेंगे, हड़बड़ाइएगा तो लेट होगा, आराम से कीजिएगा तो जल्दी होगा, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने तरीका बताया था, वो तरीका मैं फिर बताता हूँ कि आप नया वाला रो को पहले लिख लीजिए। नया वाला रो क्या आया? देखिए हम लिख लेते हैं ना, नया वाला जो रो आया है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे काम कर लेते हैं ऐसे करके, ये ठीक है। नया वाला रो क्या आया? यही नया वाला रो है 3, एक यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। 3 -1/2 1 0 0 1/4 0, ये आया है नया वाला रो, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, और अब आपको काम किस पे करना है? तो जो हमको काम करना है, ठीक है, ये नया वाला हो गया, ठीक है। ये आपका नया R2 हो गया, याद रखिए, हाँ, नया R2, ठीक है ना।
R2 न्यू समझ लीजिए इसको स्टार लगा देते हैं, ये नया R2 है, ठीक है। पुराना वाला R1 कौन था उसको आप देखिए, इसको आपको चेंज करना, ये था ना क्या था बोलिए, 7 3 -1 2 1 0 0 ये था, ठीक है। ये है ये नया, ये R1 इसको हमको अभी ठीक करना है, ठीक है। अच्छा R3 जो है आपका वो है 10 दिख रहा है यहाँ पे, 10 4 -4 3 8 0 0 1, यही है, ये आपका R3 है, R1 R2 R3, ठीक है। R2 आपका न्यू हो चुका है, R1 को न्यू करना है, ठीक है। तो R1 को अगर न्यू करना है तो अब आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ टेबल में करेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप इसको रफ में कीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, R2 तो नया हो चुका है, R1 को भी नया करना है, R3 को भी नया करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कि हम लोग अगर सिंपली ये कर दें कि R1 को हटा दें, R1 + R2 स्टार कर दें, यानी नया वाला R2 के साथ में जोड़ दें, तो ये 0 हो जाएगा। तो कर लीजिए, तो कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए जोड़ते जाइए, तो 7 3 हो जाएगा 10, 3 और -1/2 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 5/2, 1 और 1 हो गया 0, 0 2 0 0 2 2 1 0 1 1/4 0, यही तो आ रहा है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, यही ना आ रहा है। तो ये हमारा R1 भी नया हो चुका, ठीक है। R2 तो नया था ही, R1 भी नया हो गया। तो ये वाला जो रो आया है इसको आप नया टेबल में लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, ध्यान दीजिए, यहीं पे मिला लीजिए आप, देखिए यही है नया टेबल 2, ठीक है। 10 5/2 0 2 1 1/4 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमको R3 को नया करना है, R2 तो मेरा पुराना है, R2 तो नया हो ही चुका है, यही वाला है, ठीक है, सेम टू सेम, ओके। अच्छा R3 को अब नया कीजिए, तो R3 में देखिए ये 1 है, इसके नीचे यही ना की एलिमेंट था, ठीक है, इसी के नीचे हमको 0 करना है, ठीक है। तो इसके नीचे 0 करेंगे तो क्या करेंगे, तो R3 के लिए ऑपरेशन लगा दीजिए, R3 -3 नया वाला R2, यही ना होगा। तो अब करते जाइए, तो देखिए 10 में जाएगा 9, तो कितना बचेगा 1, 3 से मल्टीप्लाई करके -4 और फिर आपका हो जाएगा +3/2, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो आ जाएगा आपका -8 और 3 -5/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 है, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है, ये तो 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 8 हो गया, ये 0 से 0 ही रहेगा, ये आपका -3/4 हो जाएगा, ये 1 का 1 आ गया। R3 का भी नया वाला, देखिए नया वाला R3 आ गया। तो अब इसी को उठा करके डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए 1 -5/2 0 8 0 -3/4 1, सारे ही नया हो गया, ठीक है। तो ये आपका टेबल 2 पूरा हो गया। बस यही आपको कम करना है, कुछ करना नहीं है कि जो की एलिमेंट है उसको आपको 1 करना है, इसको हमने 4 को हटा के 1 किया, और अब ये जो नया रो तैयार हो गया इसके हिसाब से हम लोग ऊपर नीचे 0 0 कर लिए, तो जो भी करस्पॉन्डिंग चेंज आया सो आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए डेल्टा जी निकालिए, डेल्टा जी फिर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो फिर से फार्मूला तो आपको एक बार लिखिए गया है, CJ - CBYI, यानी ये जो -1 है, फिर से एंट्री देखिए CJ का वही रहेगा जो एक बार आप लिखे थे, ठीक है, -1 3 -2 0 0 0, ठीक है, वही है। चलिए आइए, तो अब -1 में देखते हैं घटा के इसके एंट्री को, तो 5/2 को 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, -1/2 को 3 से गुना कीजिएगा -3/2 हो जाएगा, और -5/2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख के आपको दिखा देते हैं, ऊपर में क्या था -1 था, ठीक है, उसमें घट गया क्या -3/2, तो ये प्लस हो जाएगा +3/2, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा -2 + 3/2 यानी 1/2 आया है, ठीक है, 1/2। इसका देख लीजिए 3 है, ये 0 ये 3 ये 0, तो 3 में 3 तो 0 आ गया, -2 ये 0 ये 0 ये 0 -2 ही बचेगा, 0 के लिए 0 बचेगा, ये 0 के लिए 0 3/4 -3/4, ये 1/4 है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ऊपर से आप करते आएंगे, खुद से कीजिए, टेबल ज़्यादा क्लियर होने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बनाइएगा ना, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिए घर पे, लॉकडाउन में घर पे अभी क्या करेंगे। तो -3/4 आ गया ये 0, तो सारा तो डेल्टा जी आपका निगेटिव ही आया है, सिर्फ ये पॉजिटिव है, यही इंटर करेगा, तो ये आपका इन करेगा। अगर ये इन कर रहा है तो हमको क्या करना होगा, हमको y1 के करस्पॉन्डिंग में xb/y1 का वैल्यू निकालना होगा,
आइए निकाल लेते हैं। एक्स बी क्या है, ये एक्स बी है 10, ठीक है। तो एक्स बी बाई वाई 1, तो 10/5/2 कीजिएगा तो 4 आएगा पॉजिटिव, ठीक है। 4 3/-1/2 निगेटिव तो लेना नहीं होता है, लिख दिया निगेटिव में, ये भी निगेटिव आ रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव आ रहा है, तो यही मिनिमम कहलाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा आउट होने वाला है और ये हमारा इन होने वाला है, ठीक है। तो दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, इंटरसेक्शन 5/2। तो अब ये मेरा की एलिमेंट हो गया। अब हमको फिर से वही काम करना है जो हमने पिछले बार किया था, इसको 1 करेंगे और बाकी इसके नीचे सबको 0 करेंगे। तो एक बार और कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको 1 कर दिया, कैसे 1 होगा, ये सब में आपको 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए तो सारे ही एलिमेंट को क्या करना है, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कीजिए भाई 2/5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2/5 से कीजिए, क्या बचेगा, 4 बचेगा। अच्छा पहले देख लेते हैं क्या रिप्लेस हो रहा है ना। जैसे ये इन किया है, आउट कौन किया है, आउट, तो ये देखिए y40 जो है आपका, ये हट जाएगा, ये कॉलम y40। और इन कौन किया है, इन कौन किया है, इन किया है y1-1, यही इन है। तो याद रखिएगा कि ये जो है ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो देखिए y40 रिप्लेस हो गया, देखिए y40 हट गया है ऊपर में और y1-1 आ गया, ठीक है। ये तो पहले ही आ चुका था y23, ठीक है। और ये सब सेम रहेगा, जो रिप्लेस होता है सो होता है, बाकी सारा कुछ सेम रहता है, ठीक है ना। तो हो गया, ये रिप्लेसमेंट आ गया y1-1 का, ठीक है। क्लियर है, आराम से देखिए सब सारे ही एंट्री को 2/5 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये 1 हो जाए। तो हम लोग R1 को क्या कर रहे हैं, R1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2/5 R1 से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 0 का 0, ये हो जाएगा 4/5, ये 2/5 हो जाएगा, ये 1/10, ये 0, ठीक है। अब उसके बाद ये जो नया वाला आ गया है, तो इस नया वाला के नीचे हमको सबको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग R2 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। वो R2 लीजिएगा, हाँ R2, और चूँकि ये माइनस में एंट्री है तो प्लस कर दीजिएगा, क्या ये जो R1 था आपका, जो नया वाला R1 आया है, ठीक है। तो 1/2 R1 करना पड़ेगा, जानते हैं ना ये सब ऑपरेशन आप लोग, ठीक है। इसलिए कि ये 1 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये 0, ठीक है। तो अब ये ऑपरेशन आप कीजिए, देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, R2 है ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे 3 है, दिखा दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। 3 है ये, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में, R1 में। देखिए यहाँ पे ये R1 है, नया वाला R1 लेना होता है, ठीक है। तो जैसे रफ़ में किए थे वैसे रफ़ में रख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 2 हो जाएगा, तो 2 और 3 क्या हो गया, 5। ये तो 0 हो जाएगा की के नीचे, ठीक है। ये ऊपर में 0 है तो ये 1 ही बचेगा। ये ऊपर में 4/5 है, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई किए हैं 1/2 से और नीचे 0 है, तो ये क्या बचेगा, तो ये आपका बचेगा 0 और प्लस 1/2, 2/5 आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चेक कर दे रहे हैं 2/5, क्लियर है। अच्छा फिर ये तो 0 1 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 1/2 से, तो 1/5 बचेगा, सही है ये, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20 में ऐड कर दीजिएगा 1/4, ठीक है ना। तो वही 6/20 आएगा, सही है, ठीक है। इसी तरीके से आप R3 को चेंज कर लीजिएगा, R3 कीजिएगा, ये भी माइनस में है तो प्लस करना पड़ेगा आपको, 5/2 R1 नया वाला, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 था, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 10, तो 10 और 1 हो गया 11, ठीक है। ये तो नीचे 0 हो जाएगा, ये 0 वाला कॉलम है तो 0 ही होगा, ठीक है। ये 11, तो 11 है प्लस 5/2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसको लेके चलिए, 8 है, 5/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2, ठीक है ना। तो 8 है वो और ये है 2, 10 ही आएगा, ये देख लीजिएगा ना, 10 आएगा, ठीक है। अच्छा फिर ये 1 नीचे 0 है और यहाँ पे है हमारा 2/5, तो 2/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 बचेगा,
यहाँ पे आप देख लीजिएगा -1/2 आएगा ही, ठीक है, ये 1 सही है। चलिए अच्छा, अब जो है आप निकाल लेंगे सारे डेल्टा जे को, डेल्टा जी जैसे निकाला जाता है वैसे डेल्टा जी आप निकालिए। तो देखिए डेल्टा जी आप निकालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जेड का वैल्यू CB इंटू XB करना होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब सारा डेल्टा जी आपका निगेटिव आ जाएगा। हाँ, यहाँ भी देखिए करेक्शन किया है ना, तो -2 ऊपर में है, माइनस देख लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -4/5 हो गया ये, ठीक है, और प्लस हो गया आपका 6/5 और प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है -2 माइनस LCM 5 ही हो गया, तो 2/5, ठीक है। तो 5 2 10 -12/5 आएगा, ये देख लीजिएगा, -12/5, ठीक है। बहरहाल ये निगेटिव ही आ रहा है, तो सारा डेल्टा ये देखिए आपको निगेटिव मिल गया, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो यानी डेल्टा ये चूँकि सब आपको निगेटिव मिल गया है, तो इसलिए जो टेस्ट है ना वो आपका ऑप्टिमल हो गया, ठीक है। और जेड का वैल्यू क्या होता है, CB इंटू XB, यानी ये CB को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं XB से, तो ये -4 फिर 5 × 15, तो -4 + 15 और प्लस 0, तो -11 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया। इसको आप थोड़ा सा बना संवार के लिखिएगा ना, तो ऐसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, सिंस ऑल डेल्टा जे फॉर नॉन जीरो वेरिएबल आर निगेटिव, ठीक है। क्योंकि डेल्टा जे आपका सब निगेटिव हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए सोल्यूशन क्या हो गया है, अंडर टेस्ट आपका ऑप्टिमल हो गया है, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमल का सेट क्या मिला, तो x1 4, x2 5, x3 0, ये कहाँ से निकालते हैं, तो देखिए ये जो मिला हमारा, ठीक है, y1 के करस्पॉन्डिंग में हमको मिल गया x1, याद रखिएगा, तो x1 हो गया हमारा 4, ठीक है। y2 के करस्पॉन्डिंग में x2, ये हो गया 5। अच्छा देखिए x3 तो मिला नहीं है, क्योंकि ये तो रिप्लेस हुआ नहीं, सब निगेटिव आ गया, तो इसका काम मेरा बच गया, ये रह गया। तो x3 मेरा आया नहीं इस बेसिक सोल्यूशन में, तो x3 को आप क्या ले लीजिएगा, 0, क्योंकि y6 है, y3 का वेक्टर नज़र नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा x1 आपका हो गया यहाँ से 4, y1 के करस्पॉन्डिंग में इसको देखिएगा, x2 हो गया आपका 5 और x3 हो गया आपका 0, ठीक है। तो इसे लिखा गया x1 4, x2 5 और x3 आपका 0, ठीक है। और जो मिनिमम जेड है हमारा, जो ये क्वेश्चन हमारा मिनिमम के फॉर्म में था, तो मिनिमम जेड क्या आ गया, -z', ठीक है। और वो वैल्यू क्या आया है, तो देखिए -11 आया है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही निकालते हैं CB इंटू XB करके, ठीक है। तो -11 आया है, ओके। तो ये हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, मिनिमम हो गया हमारा, ओके। तो आपको अगर सॉरी आपको क्या आया, ये 1 मिनट, ये मैक्सिमम हुआ ना, क्योंकि हम लोग ZS निकाल रहे थे ना, तो हमारा क्या आ गया, 1 मिनट, ऐसे नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम ZS निकाल रहे थे, तो मैक्सिमम जो ZS आया है वो आया क्या, -11, ये आया वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारा मिनिमम निकालना था, तो मिनिमम जो जेड है वो क्या है, वो वापस से आप -ZS कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 11, ठीक है, वो आपका 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपका जो जेड था गिवन, क्या था आपका गिवन, ये था ना जेड डायरेक्ट जो मिनिमाइज करना था, वो क्या था, वो था मेरा x1 + 3x2, x1 + 3x2 माइनस क्या था, देखिए तो क्वेश्चन x1 - 3x2 था, माफ़ कीजिएगा, + 2x3 था, ये था ना, यही था, ठीक है। तो अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ना, तो x1 देखिए 4 है, तो ये हो गया 4, x2 है 5, तो -15 और x3 है 0, तो +0, तो -11 यहाँ से भी आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जेड, यही हमको मिनिमाइज करना था, ठीक है। तो मिनिमम जो जेड है उसका वैल्यू आपको डायरेक्ट -11 यहाँ से आ जा रहा है, मिनिमम जेड का। तो याद रखिएगा, चूँकि हमको मिनिमाइज ही करना था, तो जो टेबल है ना आपको, ये डायरेक्ट आपको मिनिमाइज वैल्यू ही दे देगा, क्योंकि मैक्सिमाइज करके तो बनाने का इसका प्रोसीजर है, तो यही ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का लगता है मिसकंसेप्शन हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा ना, ये नहीं, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से जो आपका जेड गिवन है वहाँ से आप मिला लीजिए, या तो आपको चूँकि जो जेड ओरिजिनल फॉर्म में दिया हुआ था, तो आपको मिनिमम जेड यहाँ से मिल जाता है डायरेक्ट -11, एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि जो आपको यहाँ से टेबल पे वैल्यू मिलेगा लास्ट में, CB XB, CB और XB को मल्टीप्लाई जब करेंगे आप ऐसे ऐसे करके, तो आपको जो मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो
तो आई होप आपको समझ में आ गया है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और इसको करने के बाद 1-2 क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, हम आपको दे रहे हैं, आपसे नहीं बनता है तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बनता है, बहुत छोटा हो जाता है। एक क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमाइज के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कम कॉन्स्टेंट है, चूँकि x1 x2 तक ही दिया हुआ है, तो काफ़ी सिंपल आपसे बनेगा, ठीक है ना। इसको आप बनाइए बिल्कुल। हाँ, सिर्फ 2 ही टेबल में ये ख़त्म हो जाता है, तो बस हम आपको ये दिखा दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे जो तरीका है बनाने का वैसे आप बनाइए इसको आराम से, ठीक है। ओके, ट्राई कीजिएगा इसको बनाने का। ये देखिए पहला टेबल है, कौन इन कर रहा है कौन आउट कर रहा है देख लीजिए। ये इन वाला होता है एरो, ये होता है आउट वाला एरो, ठीक है। इधर सबसे छोटा लेते हैं, इधर सबसे बड़ा लेते हैं, तो की एलिमेंट मिलेगा, उसको 1 कीजिएगा। तो इसमें आपको देखिए दूसरा ही टेबल में सारा डेल्टा जी आपको या तो 0 या तो निगेटिव आ जा रहा है, तो ठीक है, 0 आने से ऑप्टिमल तो रहता ही है, तो ऑप्टिमल आपको मिल जा रहा है। तो x3 कॉलम बच जा रहा है, तो x3 तो था ही नहीं। y2 के करस्पॉन्डिंग में 20 है, तो आपको x2 20 मिल जाएगा, और y5 है तो x1 तो दिख नहीं रहा है इसमें, तो x1 आपको 0 लेना है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको भी आप कर लीजिएगा, हाँ, ठीक है। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल होगा, आप आराम से कीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा सा, कभी कभार ऐसा भी आसान सा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमाइज ही करना है, x1 x2 सिर्फ दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो शॉर्ट में बना हुआ है, आप लिख करके डिटेल में बनाइएगा, सेलेक्ट वेरिएबल वगैरह इंट्रोड्यूस करके। ये आपका इन हो रहा है, ये आपका आउट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी 2 ही टेबल है तो 2 ही रो मिलेगा, तो काफ़ी सिंपल आपको ये दिखेगा। फिर डेल्टा जी आप निकालते जाइएगा करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे कि डेल्टा जी हमारा, ये एरो पे ध्यान मत दीजिएगा ना, ये हम दिखाते हैं यहाँ पे कि भाई ये आउट हो रहा है, तो यहाँ से ये चीज़ दिख ही गया कि y30 आउट हो रहा है, तो अब यहाँ से भी y30 को आउट दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इन का एरो होता है, ये आउट का होता है, बट ये वाला ज़रूरी नहीं होता, ये आप बस दिखा दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखिए सारा डेल्टा जी आपका निगेटिव आ गया या तो 0 आ गया, तो x1 के करस्पॉन्डिंग में आपको 20/19 मिल जाएगा, और x2 के करस्पॉन्डिंग में आपको 45/19 मिल जाएगा यहाँ से। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को आप कीजिए अच्छे से, हाँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मिलाने के लिए, बट बनाइए खुद से, हमको पूरा उम्मीद है आपसे बनेगा, ठीक है ना। तो सिंपलेक्स टेबल आई होप आपको समझ में आ गया है। एग्जाम में क्या करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन कैसे बनेगा, या मान लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और हम अटेम्प्ट लेते हैं, तो ठीक है, पूरा फाइनल नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या 7 नंबर तो इसमें मिल ही जाता है, ठीक है। खैर इसके अलावा बहुत सारा और भी चॉइसेस है, तो हिम्मत नहीं हारना, आप इसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।